नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। क्या महंगाई आपकी सारी कमाई खा गई? क्या टैक्स आपके रिटर्न पर भारी पड़ता है? अनिश्चित बाजार में आपको जोखिम काफी ज्यादा लगते हैं? तो पोर्टफोलियो की इम्यूनिटी बढ़ाना आपके लिए है जरूरी। और निवेश को कौन सा बूस्टर डोज आप लगाएं, इसी पर करने वाले हैं हम आज खास चर्चा। हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। सबसे पहले उनका परिचय करा दें। अनिल चोपड़ा, डायरेक्टर ग्रुप वेलबींग बजाज कैपिटल, और साथ ही धवल कपाड़िया, डायरेक्टर मैनेज्ड पोर्टफोलियो मॉर्निंग स्टार। अनिल जी और धवल, आप दोनों का स्वागत करते हैं मनी गुरु में। और आज के शो में क्या है खास, उससे करते हैं अपने शो की शुरुआत। आज हम खास तौर पर शो में समझेंगे निवेश को महंगाई से कैसे बचाएं, कहां मिलेगा बेहतर पोस्ट टैक्स रिटर्न, और अनिश्चित बाजार में क्या हो आपकी निवेश स्ट्रैटेजी। अनिल जी, सबसे पहले आपसे समझना हम चाहते हैं कि जब भी हम अपने निवेश की बात करते हैं तो हमें कई चीजों से डर लगता है, और आपके हिसाब से वो कौन सी ऐसी 3 चीजें हैं जिससे निवेश को बूस्टर डोज लगाने की जरूरत है? देखिए, आपने अपने प्रोग्राम में पहले ही बता दिया कि एक तो इन्फ्लेशन, तो हमेशा हमको ध्यान रखना पड़ता है कि जब भी हम रियल रिटर्न की बात करते हैं तो हमको अपनी रिटर्न में से इन्फ्लेशन घटा के अगर कुछ बचता है तो उसी को भी हम वास्तविक आय बोलते हैं, रियल रिटर्न बोलते हैं। तो जब भी निवेश करें वो इन्फ्लेशन बीटिंग होनी चाहिए, नहीं तो आपका जो निवेश है वो आपके ओरिजिनल अमाउंट को भी थोड़ा कम कर देगा। तो एक तो हो गया इन्फ्लेशन। दूसरा, हम टैक्स को कभी भी भुला नहीं सकते हैं। देखिए, टैक्स तो एक ऐसी रियलिटी है कि जिसको हम नकार नहीं सकते हैं। तो हमेशा जब भी अपने रिटर्न्स का हम आकलन करें कि ये एक इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, यहाँ पे हमें हाथ में कितना बचेगा, तो हमको इन्फ्लेशन भी लेस करना चाहिए और इनकम टैक्स भी लेस करना चाहिए। दोनों घटाने के बाद अगर कुछ बचता है हाथ में, वही है वास्तविक आय, वही है रियल रिटर्न, और उसी का ही हमको आकलन करना चाहिए। उसी के बेसिस पे ही हमको अपने डिसीजन लेनी चाहिए। तीसरी चीज जो आपने भी बताई और हम भी मानते हैं, वो है उतार चढ़ाव, वोलेटिलिटी। तो देखिए, जो भी इन्वेस्टर्स हैं जब वो अपनी गाढ़ी खून पसीने की कमाई को डिफरेंट स्कीम्स में निवेश करते हैं तो बीच-बीच में उसको देखते रहते हैं कि भी उन्होंने जो पैसा जोड़ा था वो कुछ कम तो नहीं हो गया। तो कई ऐसे निवेश होते हैं जहाँ पे उतार-चढ़ाव बहुत ज़्यादा रहता है। ऐसे करके फिर जो निवेशक हैं उनकी जो उनकी मेंटल वेल-बीइंग है उसको अफेक्ट कर जाता है अगर बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी हो तो। तो हमेशा कोशिश ऐसी करनी चाहिए कि वोलेटिलिटी थोड़ी कम रहे, इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स हों, और साथ में इनकम टैक्स को पे करने के बाद जो बाकी बचे वही आपकी रियल रिटर्न है। तो ये तीनों चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो फिर हो जाएगी आपकी ये बूस्टर डोज। पहली वैक्सीनेशन, दूसरी और तीसरी करने के बाद फिर आप अपने आप को सेहतमंद महसूस करेंगे फाइनेंशियल मैटर्स में भी। बिल्कुल, तो फाइनेंशियली फिट होने के लिए फाइनेंशियल इम्यूनिटी आपकी जरूरी है, और महंगाई, पोस्ट टैक्स रिटर्न, और साथ ही साथ जो मार्केट वॉलेटिलिटी है जिसको हम बाजार के उथल पुथल कहते हैं, उससे आपको कैसे बचाव मिल सकता है, कैसे आपको उससे बूस्ट डोज मिल सकता है, उसी के तरीकों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। एक क्विक इंट्रोडक्टरी रिमार्क धवल मैं आपसे लेना चाहती हूँ। आपको भी लगता है कि ये 3 ऐसे बड़े चिंता के कारण है किसी निवेशक के लिए कि जिसको दूर करने की जरूरत है? बिल्कुल, ये 3 तो बहुत जरूरी है। इसके अलावा मैं ये भी कहूंगा कि जैसे एक पुरानी कहावत है, टाइम इन द मार्केट इज मोर इम्पोर्टेंट देन टाइमिंग द मार्केट। कहने का ये मतलब है कि आप जितना समय मार्केट में बिताएंगे, पर्टिकुलरली जो इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स है, जितना समय है उसको आप देंगे, तो उसकी जो कंपाउंडिंग की बेनिफिट है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको मिलेगी। तो वो बनाए रखना जरूरी है कि आप शॉर्ट टर्म मार्केट मूवमेंट तो ऊपर नीचे चलती रहेगी, लेकिन आपका जो होराइजन है, आपका जो गोल है, वो आप ध्यान रख के उसको इन्वेस्ट, आप उस हिसाब से इन्वेस्ट करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। तो वो डिसिप्लिन्ड और लॉन्ग टर्म जो अप्रोच है वो बहुत जरूरी है इन्वेस्टर के लिए, एज कम्पेयर टू जो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग वगैरह थोड़ा बहुत आप कर सकते हैं, लेकिन जो आपका कोर पोर्टफोलियो है उसे आपको लॉन्ग टर्म की तरफ बिल्ड करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल धवल, इनफैक्ट मैं आप ही से इसके कंटिन्यूएशन में समझना चाहती हूँ। जब हम, जैसा अनिल जी ने बताया कि हमें एक्चुअली निवेश के रियल रिटर्न को समझना चाहिए, तो ये जो निवेश का रियल रिटर्न है, किस एसेट क्लास में पिछले कुछ समय में हमें अच्छा देखने को मिला है अक्रॉस द एसेट क्लास, अगर हम बात करें? बिल्कुल, तो हमने ये एनालिसिस करी थी हमारे एंड पे पिछले 25 साल में। तो 1996 से लेके 2021 तक 5 एसेट क्लास को हमने कंपेयर किया रियल रिटर्न के मुताबिक। जैसे हमने कहा कि
इन्फ्लेशन के बाद, महंगाई के बाद आपका क्या रिटर्न बचता है। तो हमने ये देखा कि ये जो 5 एसेट क्लासेस थे, इसमें था इंडियन इक्विटी मार्केट जो है, फिर ग्लोबल इक्विटी मार्केट जिसमें डेवलप मार्केट्स, इमर्जिंग मार्केट सब आ जाते हैं, उसके अलावा गोल्ड, डेट, और ये एसेट क्लासेस हमने कंपेयर किए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो इनमें हमने ये देखा कि इंडियन इक्विटी और ग्लोबल इक्विटी जो है वो उन्होंने इन्फ्लेशन को अच्छी तरह से बीट किया है। इंडियन इक्विटी का परफॉर्मेंस सबसे अच्छा रहा है पिछले 25 साल में, ग्लोबल इक्विटी का परफॉर्मेंस भी उसके आसपास ही रहा है, और फिर गोल्ड आता है, और फिर फिक्स्ड इनकम जो डेट इंस्ट्रूमेंट जैसे हम कहते हैं या बॉन्ड्स जो कहते हैं, उसका परफॉर्मेंस इन्फ्लेशन से हालांकि थोड़ा सा ऊपर था, बट इक्विटी और गोल्ड से कम रहा है रियल रिटर्न के हिसाब से। तो इन शॉर्ट मतलब कहने का ये मतलब है कि इक्विटी जो एसेट क्लास है इज वन ऑफ द बेस्ट सॉर्ट ऑफ, आपको इन्फ्लेशन बीट करना है तो वो करीबन सबसे अच्छा एसेट क्लास है ओवर द लॉन्ग टर्म। हालांकि शॉर्ट टर्म में काफी आप उतार चढ़ाव देख सकते हैं, जैसे हमने ऑफ लेट भी देखा है पिछले कुछ 2-3 महीनों में जो वॉलेटिलिटी देखी है, लेकिन ज्यादा करके हम जो देखते हैं लॉन्ग टर्म पीरियड, जैसे लॉन्ग टर्म जो हम कहते हैं 5 से 10 साल की आपकी जो होराइजन हो, वो आप टाइम पीरियड देखेंगे तो जनरली इक्विटी का परफॉर्मेंस बेटर रहा है दूसरे एसेट क्लासेस के मुताबिक। और विद इन भारतीय बाजार का जो रिटर्न है धवल, उसमें आपको किस तरीके का ट्रेंड नजर आया है? अगर हम 3 महीने से लेकर 10 साल तक का डेटा खंगालें, थोड़ा बहुत उसके बारे में अगर बताएं हम, क्योंकि इन्फ्लेशन के साथ साथ हमने ये देखा कि भारतीय बाजार में पैंडेमिक की वजह से, कोविड की वजह से काफी उतार चढ़ाव हमें देखने को मिला, और ऐतिहासिक तो मार्च 2020 का किस्सा हमारे सामने है। तो यहाँ पर किस तरीके का ट्रेंड हमें नजर आया है? आप देखेंगे तो ये पीरियड तो काफी लंबा है, 3 महीने से 10 साल आप देखेंगे तो, लेकिन 2018, 19 और 2020 के शुरुआत के पीरियड में इंडियन इक्विटी मार्केट जो अंडर परफॉर्म कर रही थी, मतलब ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स इंडिया से बेटर परफॉर्मेंस कर रही थी। जैसे यूएस इक्विटीज का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा है पिछले 5 से 10 साल में। पिछले 1.5 साल में हम देखें तो इंडियन इक्विटी ने काफी कैचअप किया है, तो इंडियन इक्विटी मार्केट्स काफी बड़े हैं, और इनफैक्ट पिछले 1-1.5 साल में इंडियन इक्विटी मार्केट का परफॉर्मेंस विश्व में या ग्लोबली काफी जो मेजर मार्केट्स हैं उनसे बेहतर रहा है। तो पिछले 1-1.5 साल में ये हमने देखा है। अब पिछले 5 से 10 साल देखेंगे तो इंटरनेशनल इक्विटी मार्केट्स, पर्टिकुलरली उसमें से यूएस इक्विटी का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहा है। तो यूएस इक्विटी मार्केट हैज बीन लीडिंग एज सच, इंडियन इक्विटी से भी थोड़ा बेहतर परफॉर्मेंस रहा है पिछले करीबन 10 साल के पीरियड में। तो ऐसा हम कह सकते हैं कि पिछले 1.5 साल में इंडियन इक्विटी मार्केट ने कैचअप काफी किया है। 10 साल देखेंगे तो अभी भी यूएस इक्विटी मार्केट पर्टिकुलरली ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। ओके, और साथ ही आपके कुछ पसंदीदा फंड आप निवेशकों को बताएंगे जो स्पेशली इन्फ्लेशन बीटिंग रियल रिटर्न के तौर पर अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं? बिल्कुल, तो जैसे मैंने पहले कहा, हमारी जो एनालिसिस कहती है कि पिछले 25 साल में इक्विटी का परफॉर्मेंस इन्फ्लेशन को बीट करने के हिसाब से सबसे बेहतर रहा है। तो नॉर्मली जो हम रेकमेंड करते हैं, आपको इन्फ्लेशन बीट करना है तो इक्विटी शुड बी अ कोर, मतलब सबसे ज्यादा एलोकेशन इक्विटी में आप रख सकते हैं। और इसमें जो फंड्स हम रेकमेंड कर रहे हैं वो स्प्रेड आउट है। एक तो हम एक इंडियन लार्ज कैप फंड, मेरे एसेट लार्ज कैप फंड रेकमेंड कर रहे हैं। उसका काफी पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है, 10 साल से ज्यादा का ट्रैक रिकॉर्ड है, जो उनकी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस काफी स्ट्रांग है, और इन्वेस्टमेंट टीम भी काफी स्ट्रांग है, उनका परफॉर्मेंस भी बढ़िया रहा है। तो वो एक फंड है जिसमें आप लार्ज कैप्स में एलोकेट कर सकते हैं। और लार्ज कैप्स इसलिए हम कह रहे हैं कि पिछले, अगेन जैसे मैंने पहले कहा, पिछले 12-18 महीनों में इंडियन इक्विटी का परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया रहा है। पर्टिकुलरली स्मॉल एंड मिड कैप जो पहले 2018 और 19 में अंडर परफॉर्म कर रहे थे, वो पिछले 1.5 साल में उन्होंने 100% से ज्यादा रिटर्न दिए हैं। तो इसलिए हमें ये लगता है कि एज कम्पेयर टू स्मॉल एंड मिड कैप, फिलहाल अभी लार्ज कैप थोड़े बेहतर, वैल्यूएशन के हिसाब से थोड़े बेटर लग रहे हैं। तो इसलिए आप ये एक फंड देख सकते हैं। और उसके अलावा हमें ये लगता है कि दूसरे जो ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स है उसमें कोई कुछ मार्केट जैसे है यूरोपियन मार्केट्स है, उसमें वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव लग रहे हैं। वहां पे परफॉर्मेंस पिछले कुछ साल में इतना भी आउट परफॉर्मेंस नहीं मिला है, या दूसरे मार्केट्स के हिसाब से थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस हुआ है यूरोपियन मार्केट्स में। तो हमने एक यूरोपियन इक्विटी फंड इन्वेस्को इंडिया
पैन यूरोपियन इक्विटी फंड भी रेकमेंड कर रहे हैं। और फाइनली हमने ये भी सोचा कि जो विश्व में सबसे बड़ी इकोनॉमी अभी है, जो सबसे बड़ी कैपिटल मार्केट भी है, वो भी यूएस मार्केट है। तो हमने उसमें जो कंपनीज है जो जिसके प्रोडक्ट्स हम ऑलमोस्ट डे टू डे बेसिस पे यूज करते हैं, वेदर इट इज गूगल, फेसबुक, अमेजॉन एटसेट्रा, ये जो कंपनीज है ज्यादा करके यूएस में लिस्टेड हैं। तो हमने एक यूएस इक्विटी फंड भी रेकमेंड किया है, विच इज ICICI Prudential यूएस ब्लू चिप इक्विटी फंड। तो मेरे हिसाब से ये जो 3 फंड्स हैं कैन बी पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो। उसमें आपको डाइवर्सिफिकेशन भी मिल जाएगा और उतार चढ़ाव वोलेटिलिटी भी थोड़ी कम हो सकती है, क्योंकि आप ग्लोबल यूरोप और यूएस मार्केट में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं इंडियन मार्केट के साथ में। बिल्कुल। ओके, तो इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न आपको कौन कौन से फंड में मिल सकता है, ये धवल ने बताया। अनिल जी, आपके पास हम आ रहे हैं और आपसे मैं समझना चाहती हूँ, जब हम महंगाई को मात देने की बात करते हैं और साथ ही साथ अब अगर हमें अपने पोर्टफोलियो में एक बैलेंस भी चाहिए, तो आपकी नज़र में वो कौन सी कैटेगरी है जो निवेशकों को स्पेशली इस नए साल में अपने पोर्टफोलियो में एज बूस्टर डोज शामिल करने की ज़रूरत है? देखिए, यहाँ पे मैं थोड़ा सा धवल से मेरी डिफरेंट व्यूज हैं कि जो प्योर इक्विटी फंड्स हैं हमारे हिसाब से उसमें वोलेटिलिटी जो है वो तो रहेगी। अगर हमारे 3 उद्देश्य हैं कि हम इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स भी लें, टैक्स एफिशिएंट भी हों और साथ में वोलेटिलिटी भी कम हो, तब ये इंपॉर्टेंट होगा कि हम जो है रुख करें बैलेंस एडवांटेज फंड्स की तरफ या फिर डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड्स की तरफ, जहां पे एक अच्छा मिश्रण होगा डेट का भी और इक्विटी का भी, और उसमें आपको टैक्स एफिशिएंसी मिलेगी इक्विटी फंड्स वाली, यानी कि टैक्स तो बहुत कम पड़ेगा, वोलेटिलिटी भी कम होगी क्योंकि 60-65% इक्विटी में है, लेकिन 30-35% जो है वो अच्छे जो ट्रिपल ए रेटेड जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं या जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं वहां पे भी है। तो वोलेटिलिटी को भूलना नहीं चाहिए हमको, क्योंकि वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है जब हम अपनी निवेश को बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। तो उसके हिसाब से हमें डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड्स में जो हम सजेस्ट कर रहे हैं 3 फंड्स, उनके आप नाम नोट कर सकते हैं जो दर्शक है हमारे। हम सजेस्ट कर रहे हैं कोटक बैलेंस एडवांटेज फंड, इसके अलावा ICICI प्रूडेंशियल का बैलेंस एडवांटेज फंड और साथ में ही निप्पॉन इंडिया का बैलेंस एडवांटेज फंड। एक तो ये हो गया। दूसरी कैटेगरी जो हम रिकमेंड कर रहे हैं वो है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। तो ये पीछे सेबी ने एक नई कैटेगरी बनाई। जी अनिल जी, हम थोड़ा सा आप बैलेंस एडवांटेज फंड आप चर्चा कर रहे हैं, थोड़ा सा मैं उस पर और चर्चा करना चाहती हूँ, फिर एक एक करके बाकी फंड जो आप रेकमेंड करने वाले हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। बैलेंस एडवांटेज फंड में जैसा आपने बोला है मार्केट वॉलेटिलिटी के हिसाब से भी आपको देखने की ज़रूरत है, क्योंकि वो भी एक चिंता का विषय पिछले कुछ समय में निवेशकों के लिए हुआ है। थोड़ा सा इसके अगर हम डिटेल्स में जाएं, किस तरीके से जो ये बैलेंस एडवांटेज कैटेगरी होती है किसी निवेशक को एक तरीके से चिंता मुक्त करती है मार्केट वॉलेटिलिटी से, इसकी फंक्शनिंग कैसी है? देखिए, बहुत ही सिंपल है कि 2 ही तरह की मेजर एसेट क्लासेस हैं, डेट और इक्विटी। इसके अलावा गोल्ड वगैरह भी है, लेकिन ज्यादातर जो लोग हैं अपने निवेश को वो डेट और इक्विटी में ही बांटते हैं। और हम सब जानते हैं कि जहां तक डेट की बात है तो स्वाति मैं आपको बताऊं कि बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट जो कि नंबर 1 मोस्ट पॉपुलर ऑप्शन है आज की डेट में, उसकी रिटर्न आती है 5%, इन्फ्लेशन है 6%, यानी कि वो इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पा रहा है। इसी के चलते ही हमको अगर हम जाते हैं बैलेंस एडवांटेज फंड की तरफ, जहां पे 60-65% या 70% जा रहा है इक्विटी में और 25-30% जा रहा है ट्रिपल ए रेटेड बॉन्ड्स में, ओपन एंडेड फंड है, इसकी जो टैक्सेशन है वो इक्विटी वाली है और साथ में वोलेटिलिटी कंट्रोल हो जाती है, मिटिगेट हो जाती है, क्योंकि आपके जो पैसे हैं वो अच्छे से बंट रखे हैं, एक अच्छा मिश्रण है इक्विटी का और डेट का। तो इसके चलते जो बैलेंस एडवांटेज फंड्स हैं या डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड्स हैं वो एक बहुत ही बड़ी पॉपुलर कैटेगरी बन के उभरा है, पर्टिकुलरली ऐसे लोगों के लिए जिनको रिस्क से काफ़ी डर लगता है, जिनको उतार चढ़ाव काफ़ी तंग करता है। तो ये एक बहुत ही पॉपुलर और नंबर 1 सॉल्यूशन बन के निकला है। तीनों आपको इसमें बेनिफिट्स मिलेंगे। आपको इसमें टैक्स एफिशिएंसी मिलेगी क्योंकि इक्विटी टैक्सेशन है, साथ ही आपको इसमें इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स मिलेगी। अगर हम इनकी परफॉर्मेंस पे निगाह डालें स्वाति, तो पिछले 3 सालों में इनकी एवरेज रिटर्न रही है तकरीबन 15% पर एनम की और पिछले 5 सालों में तकरीबन 12% पर एनम की, जबकि इन्फ्लेशन रहा है 6-7%। तो इन्होंने इन्फ्लेशन को भी बीट किया है और टैक्स के बाद में रिटर्न भी हाथ में अच्छी आई है। तो इसी के चलते ही हम स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं कि नए साल में बैलेंस एडवांटेज फंड की तरफ रुख किया जाए।
कैसे पाएं आप अपने फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में इम्यूनिटी और दें अपने निवेश को बूस्टर डोज? किसके खिलाफ? महंगाई के खिलाफ, टैक्स के खिलाफ और साथ ही साथ बाजार की उथल पुथल के खिलाफ। हमारे साथ धवल कपाड़िया है और अनिल चोपड़ा है, उनसे कर रहे हैं चर्चा। अब धवल ये बताइए, टैक्स बचाना ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती होता है जो निवेशक है उनके लिए, और एक ऐसा टैक्स ऑप्शन लेना जहां पर उनके लिए कमाई का मौका भी हो और टैक्स बचत भी हो, तो आपके लिए टैक्स बचत के ऑप्शंस कौन से हैं? हमने जो सोचा है वो दो तरीके से सोचा है। एक तो जो आप लॉन्ग टर्म जिसको इन्वेस्ट करना है, जो थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, वो ELSS फंड्स कंसिडर कर सकते हैं। इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम्स जो म्यूचुअल फंड्स की कैटेगरी है जहां आपको टैक्स बेनिफिट मिल सकता है। ETC के अंडर आपको 1.5 लाख रुपए तक आप उसमें से टैक्स बेनिफिट मिल सकता है, और उसमें नॉर्मली 3 साल का लॉक इन रहता है। तो वो एक कैटेगरी कंसिडर कर सकते हैं जिसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन करना है। और एक और जो समझ लीजिए आपको इक्विटी के मुकाबले आपको थोड़ा कम रिस्क लेना है, फिर आप, और टैक्स भी आपको टैक्स भी जरूरी है बचाना, फिर आप जो मल्टी एसेट जिसे हम कैटेगरी एक जो है इन्वेस्टमेंट्स की, वो नेशनल पेंशन स्कीम भी है। तो NPS में आपको काफी टैक्स ब्रेक्स मिलते हैं 80CCE के अंदर, CCE के अंदर, फिर 80D और वगैरह दूसरे 2-3 कैटेगरीज के अंदर आपको टैक्स ब्रेक्स मिल जाते हैं। और इसमें आप रिस्क को थोड़ा बैलेंस कर सकते हैं। आपको इक्विटी, डेट और अन्य एसेट क्लासेस में आप डिसाइड कर सकते हैं कितना इन्वेस्ट करना है। और एक और जो फायदा है NPS का या नेशनल पेंशन स्कीम का है, जो है कि जो अंडरलाइंग फंड्स जो है उनकी जो एक्सपेंस रेशियो जिसे हम कहते हैं वो बहुत ही कम है। तो आपको रिटायरमेंट सेविंग के हिसाब से, लॉन्ग टर्म के हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना है, तो फिर आप NPS भी कंसिडर कर सकते हैं। और समझ लीजिए आपको रिस्क लेना ही नहीं है और आपको डेट इन्वेस्टमेंट करनी है, तो फिर आप PPF नहीं तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट कंसिडर कर सकते हैं। ये दोनों में आपको टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं। PPF का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो फिलहाल भी काफी अच्छा है। फिक्स डिपॉजिट्स और दूसरों के मुकाबले 7% के ऊपर है, अबाउट 7.1% है। और उसमें जो दूसरा बेनिफिट है कि हर एक लेवल पे आपको इनिशियली आपको टैक्स, जो आप इन्वेस्ट करते हैं PPF में, उसमें आपको टैक्स ब्रेक मिलता है। फिर दूसरा जो आपका इंटरेस्ट है उस पर भी आपको टैक्स पे नहीं करना होता है। एंड मैच्योरिटी पे भी फिलहाल तो वो जो कॉर्पस जो आप जमा कर रहे हैं वो भी टैक्स फ्री है। इतना सिर्फ है कि आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से 10-15 साल के हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना है, तो डेट में ही, तो फिर आप वो भी एक ऑप्शन कंसिडर कर सकते हैं। तो ये 3 कैटेगरीज है। जैसे मैंने कहा, जो रिस्क थोड़ा लेना चाहते हैं वो ELSS में देख सकते हैं, और फिर जो मॉडरेट रिस्क एपेटाइट है वो NPS जैसे व्हीकल्स देख सकते हैं, और नहीं तो फिर PPF नहीं तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट डेट इन्वेस्टर्स के लिए कंसिडर कर सकते हैं। और वेरी क्विकली धवल, ELSS कैटेगरी में कोई फंड आप रेकमेंड करना चाहेंगे? बिल्कुल, 2 फंड्स जो हमने देखे हैं और एनालाइज काफी टाइम से कर रहे हैं। एक है एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, उसका ट्रैक रिकॉर्ड काफी बढ़िया रहा है, और जो मैनेजर है वो भी काफी सालों से मैनेज कर रहे हैं वो फंड को। तो जो इनकी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है और जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्किल्स है वो काफी अच्छे हैं। तो ये एक फंड रेकमेंड कर रहे हैं। वो जिनेश गोपानी जो एक्सिस म्यूचुअल फंड के CIO है इक्विटीज के लिए, वो मैनेज कर रहे हैं ये फंड। और जो दूसरा फंड है वो कोटक टैक्स सेवर फंड है। इसको हर्षा उपाध्याय जो कोटक म्यूचुअल फंड के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर है इक्विटी के लिए, वो मैनेज कर रहे हैं। इसका भी काफी लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है। हर्षा 2015 से मैनेज कर रही है फंड को, तो परफॉर्मेंस भी कंसिस्टेंट रहा है। तो ELSS में ये 2 फंड्स आप देख सकते हैं, कोटक टैक्स सेवर और एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। बिल्कुल। अनिल जी, अब आपसे समझना चाहेंगे, अब निवेश के बूस्टर डोज के तौर पर आपने बैलेंस एडवांटेज फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने की सलाह दी, और 2 कौन से ऐसे फंड हैं जो आप समझते हैं किसी के पोर्टफोलियो को इम्यूनिटी दे सकता है?
जी, वो उसी टाइप के कैटेगरी के हैं। देखिए, एक तो है मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स, तो इसके बारे में जैसे मैं पहले बता रहा था कि सेबी ने एक नई कैटेगरी स्टार्ट करी है पिछले 1-2 साल पहले, कि जिसमें मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स होते हैं। जैसे कि नाम ही बता रहा है कि आपके जो पैसे हैं वो कम से कम 3 तरह के एसेट्स में जाते हैं, और जो पॉपुलर 3 तरह हैं वो हैं डेट, इक्विटी और गोल्ड। इसके अलावा रियल एस्टेट वगैरह, कोई इंटरनेशनल इक्विटी भी आ जाता है। तो कम से कम 10% जो है वो इन तीनों में से एक में जाना ही जाना है। 10% मिनिमम गोल्ड में, 10% मिनिमम डेट में और 10% मिनिमम इक्विटी में। लेकिन हमने ये देखा है कि मोस्टली जो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स हैं वो इक्विटी में ज्यादा निवेश करते हैं 60-65%, और बाकी 10-10% कर देते हैं डेट में और गोल्ड वगैरह में, ताकि जो टैक्स की एफिशिएंसी है वो मिल जाए। और साथ ही साथ आपको जो दूसरी एसेट क्लासेस है, क्योंकि कभी डेट ऊपर चलेगा तो कभी गोल्ड ऊपर चलेगा, कभी इक्विटी होगी, तो आपको डिफरेंट टाइम पीरियड्स पे डिफरेंट एसेट क्लासेस के जो बेनिफिट्स हैं वो मिलते रहेंगे। इसके चलते मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स की भी जगह आपके पोर्टफोलियो में होनी चाहिए। और इससे आपको एक जो आपका इंपॉर्टेंट जो ध्येय है, जो उद्देश्य है कि आप वोलेटिलिटी से बचना चाहते हैं, तो वो भी आपको डेफिनेटली यहाँ पे बहुत कम उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, क्योंकि इक्विटी और गोल्ड और जो डेट है वो तीनों में से एक में ही वोलेटिलिटी होगी, तो बाकी दो में नहीं होगी। तो ओवरऑल जो आपकी वोलेटिलिटी है वो कम हो जाती है। और इसमें इसमें क्वेश्चन तो मिल ही जाता है। तो तीसरी जो इसके, अगर हम कुछ फंड्स के नाम बताएं आपको, तो इसमें एक्सिस का ट्रिपल एडवांटेज फंड, ये बहुत पॉपुलर फंड है। और साथ में ही आईसीआईसी प्रूडेंशियल का आईसीआईसी प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड। ये दोनों जो मल्टी एसेट फंड्स हैं ये इक्विटी ओरिएंटेड हैं, यानी कि इसमें आपको टैक्स जो है वो सिर्फ 10% पड़ेगा अगर आप 1 साल के बाद बेचेंगे, वो प्रॉफिट अगर 1 लाख से ज्यादा होता है। अगर आप और कम रिस्क लेना चाहते हैं और डेट ओरिएंटेड मल्टी एसेट एलोकेशन फंड चाहते हैं, तो हम आपको 2 नाम गिना देते हैं यहाँ पे। वो हैं एसबीआई का मल्टी एसेट एलोकेशन फंड और साथ में मोतीलाल ओसवाल का मल्टी एसेट फंड। ये तो होगी एक कैटेगरी जिसको हम बोलते हैं मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स। फिर एक तीसरी कैटेगरी है स्वाति, जो हम दर्शकों को सुझाना चाहेंगे, वो है इक्विटी सेविंग्स फंड। तो अब यहाँ पे नाम से थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि भाई एक तरफ तो इक्विटी, दूसरी तरफ सेविंग्स। तो ये जो है इसमें एक तीसरी चीज का भी मिश्रण होता है जिसको हम बोलते हैं आर्बिट्राज फंड। तो देखिए, मार्केट में कुछ इनएफिशिएंसीज होती हैं कि कैश सेगमेंट है, डेरिवेटिव सेगमेंट्स हैं, उन दोनों में जो इनएफिशिएंसीज का कुछ बेनिफिट उठाते हैं फंड मैनेजर। उसके चलते अगर आप इक्विटी सेविंग फंड्स में निवेश करते हैं, तो आपको यहाँ पे भी कम रिस्क पे इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स और टैक्स एफिशिएंट रिटर्न्स मिलने की उम्मीद रहती है। तो ये 2 और कैटेगरीज हैं फंड्स की, जो हम चाहेंगे कि 2022 में जब नया साल चढ़े तो जो हमारे निवेशक हैं वो इनको अपने पोर्टफोलियो में सम्मिलित करें, ताकि उनको अपने जो गोल्स हैं जो उन्होंने सेट किए हैं कि कम वोलेटिलिटी और टैक्स भी कम से कम पड़े और इन्फ्लेशन भी बीट हो जाए, तो ये उनके गोल्स पूरे हो जाएं। बिल्कुल। तो अनिल चोपड़ा जी की राय, निवेश का बूस्टर डोज कैसे लगाएं? बैलेंस एडवांटेज फंड के जरिए, मल्टी एसेट एलोकेशन फंड के जरिए और इक्विटी सेविंग्स फंड अपने पोर्टफोलियो में शामिल करके। धवल, अब आपके पास आ रहे हैं और समझेंगे अनिश्चित बाजार में जोखिम हजार होते हैं, निवेशकों के मन में बहुत सारे डर और वहम पैदा हो जाते हैं। अब ये मार्केट वॉलेटिलिटी जो किसी के पोर्टफोलियो को इम्पैक्ट करती है, उसको दूर करने के लिए क्या हम स्ट्रैटेजी रख सकते हैं नए साल में? एक तो एसेट एलोकेशन बहुत जरूरी है। जैसे हम बात कर रहे थे अभी भी कि आपका जो निर्णय है कि इक्विटी में, डेट में और दूसरे अन्य एसेट क्लासेस में कितना इन्वेस्ट कर रहा है, वो तय करना बहुत जरूरी है। तो पहले हमने बात करी इक्विटी फंड्स की और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल इक्विटी फंड्स की। तो आपके जो पोर्टफोलियो को कुशन देता है, वो हमने काफी सालों से देखा है कि डेट फंड्स जो है वो पोर्टफोलियो को काफी कुशन दे सकते हैं। कुशन का ये मतलब होता है कि जब इक्विटी मार्केट्स गिरते हैं, जैसे पिछले साल हमने देखा या काफी बार हमने देखा है पिछले 15-20 सालों में, जब इंडियन इक्विटी मार्केट्स, ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स 20-25% से ज्यादा गिरे हैं। जैसे पिछले साल मार्च में हमने देखा इंडियन इक्विटी मार्केट्स 35% से ज्यादा गिरे थे। ग्लोबल इक्विटी मार्केट में भी गिरावट आई थी, ऑल्दो इंडियन इक्विटी से थोड़ी कम थी काफी मार्केट्स में। लेकिन हम देखें तो डेट का जो उस टाइम में परफॉर्मेंस था वो काफी स्टेडी था, मतलब ज्यादा गिरावट नहीं आई थी डेट में या फिक्स्ड इनकम फंड्स में। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि वोलेटिलिटी से आपको जो कुशन चाहिए पोर्टफोलियो में, जो थोड़ा मतलब स्टडी थोड़ा पोर्टफोलियो रहे, तो आप डेट में एलोकेशन कर सकते हैं, डेट फंड्स में। तो इसमें हमने 3 फंड रेकमेंड किए हैं। आईडीएफसी गिल्ड इंडेक्स फंड जो
6 साल की 5-6 साल की सिक्योरिटीज में, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है। इससे आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का जो ऑफ कोर्स उसका आप समझ सकते हैं कि जीरो रिस्क है, क्रेडिट रिस्क क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू करी है वो सिक्योरिटीज। फिर एक और जो उसके सिमिलर एक फंड है, SBI कॉन्स्टेंट मेच्योरिटी फंड है, जो 10 साल के मेच्योरिटी के हिसाब से इन्वेस्ट करता है, वो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है। तो ये दोनों जो है फंड्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं, इससे क्रेडिट रिस्क काफी कम हो जाती है। और तीसरा जो फंड हमने रेकमेंड किया है डेट साइड में, वो दिख सकते हैं कोटक बैंकिंग एंड PSU फंड। इसमें जैसे नाम सजेस्ट करता है, ये जो बैंक्स और पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो है, एंटिटीज जो है, जो बॉन्ड्स इश्यू करते हैं, इसमें ये फंड इन्वेस्ट करता है। तो करीबन 90 से 95% इस टाइप के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करता है। तो इनकी जो क्रेडिट प्रोफाइल है या क्रेडिट रेटिंग्स है वो काफी बेहतर है और इसका यील्ड भी ठीक ठाक है। तो फिर आपके पोर्टफोलियो को कुशन देने के हिसाब से ये 3 डेट फंड्स आप जो इक्विटी फंड्स पहले रेकमेंड किए थे उसके साथ ये फंड्स भी आप कंसिडर कर सकते हैं। बिल्कुल, तो पोर्टफोलियो को इम्यूनिटी देने के लिए हमें क्या क्या स्टेप्स उठाने चाहिए, बूस्टर डोज कैसे लेना चाहिए, कौन सी कैटेगरीज में निवेश करना चाहिए, कैसी रणनीति अपनानी चाहिए नए साल में, उस पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए अनिल जी और साथ ही धवल, आप दोनों का बहुत शुक्रिया।